अब हम पढ़ेंगे संधि को। संधि क्या है? संधि दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, परिभाषा याद करने की जरूरत ही नहीं है। दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। दो पदों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास में पद मिलते हैं, संधि में वर्ण मिलते हैं। तो दो परिभाषा हमारी एक साथ तैयार हो जाती है कि दो पद मिलेंगे तो समास बनेगा, दो वर्ण मिलेंगे तो संधि बनेगी। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम एक सामान्य वे में उसको रटेंगे तो याद नहीं होगा। सिंपल में यदि कहेंगे साधारण तौर पर दो वर्ण, पर वर्ण का पता होना चाहिए। वर्ण क्या है? अ से लगाकर जो पूरी वर्णमाला है, जिसकी परिभाषा भी मैं बता चुका हूँ कि वर्णमाला क्या है। तो उन वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द को संधि कहते हैं। तो देखिए, तत् धन लीन। अब इसमें ये त तो आगे स्वतंत्र रहा है हमारा, ये त और धन लीन न हमारा स्वतंत्र है, ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा और ये दोनों बन के ये हो जाएंगे। ठीक है, और तो क्या हो जाएगा? ये आगे ऐसा का ऐसा और ये ऐसा का ऐसा। इस त का हो गया आधा ल, तो तल्लीन शब्द बना। जैसे हिम धन आलय, हिम धन आलय, विसर्ग भी मत लगाओ भले, अपना मूल है, अंदर जो क्या हो रहा है उस परिवर्तन को हमें देखना है कि हिमालय से क्या बनेगा, है ना। हम इसमें से देखिए, ही म हलंत लगा, इसका अ बाहर आ जाएगा। म कैसे बना? म बराबर म धन अ म, तो ये अ मैंने बाहर निकाल लिया, इसके हलंत लग गया, और धन आ और लय, ये लय और ये हिम ऐसा का ऐसा आ गया, और ये अ और ये आ हो गया, और ये आ जाके इसके लग गया म के, तो हो गया हिमालय। देखिए, दो वर्णों का मेल हुआ, उससे नया शब्द बना हिमालय, इसीलिए इसको कहेंगे संधि। ठीक, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, दो पदों के मेल को समास कहते हैं। अब आते हैं अगली बात पर, संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि कितने प्रकार की होती हैं? संधि के प्रकार, उनकी परिभाषाएं भी साथ के साथ याद हो जाना चाहिए। स्वर संधि, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर, जैसे हिमालय बताया था मैंने, उसमें अ और आ मिला और आ बन गया, अ और आ मिला, आ बन गया, तब वहां होगी स्वर संधि। देखिए, दो स्वरों के मेल से, यहां लिख लेंगे, दो स्वरों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। अब वो उदाहरण की कहेंगे तो उदाहरण भी देना है। उदाहरण में क्या लिखना है? हिम
धन आलय या आलय बराबर हिमालय। जब दो स्वर मिलते हैं तब वहां दीर्घ बने, लघु बने, अय हो, अव हो, आव हो, तो भी वहां पर हमारी स्वर संधि होगी। अब स्वर संधि के भी भेद होते हैं, परंतु हम यहाँ भेद नहीं पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं संधि की परिभाषा, उसके बाद तीनों संधियों की परिभाषा, और उसके बाद जब सिर्फ स्वर संधि पर आएंगे तब स्वर संधि के विभिन्न भेदों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, इसके बाद आता है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, इस परिभाषा को भी रटने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें क्या है, दो व्यंजनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। दो व्यंजनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दो व्यंजन कौन होंगे? व्यंजन तुम जानते ही हो, अ से अह तक छोड़कर बाकी स्वर होना चाहिए। परंतु इस व्यंजन संधि में एक बात और विशेष याद रखना है, वो ये है कि दो व्यंजनों के मेल अथवा एक व्यंजन और स्वर के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। सिर्फ हमने अभी तक परिभाषा पढ़ी है, दो व्यंजनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ये ही पढ़ा है, तुमने यही पढ़ा है। परंतु उसमें आगे और है, दो व्यंजनों के मेल से जो शब्द बनता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, परंतु एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से नया शब्द बनता है उसे भी व्यंजन संधि ही कहते हैं। आगे हो या पीछे हो, एक तरफ व्यंजन होगा एक तरफ स्वर होगा तो व्यंजन संधि हो जाएगी। तो देखिए, तत्, धन, लीन, ये व्यंजन है क्योंकि यहां हलंत लगा है। यहां व्यंजन कब होगा? जब उसके हलंत लगा हो। इसका सबसे सीधा उदाहरण कि यहां हलंत लगा हो फिर यहां कुछ भी हो, हमें नहीं देखना है। अगर यहां हलंत लगा है तो सीधा लिख दो व्यंजन संधि। तत्, धन, लीनः, तल्लीनः या तल्लीन, पीछे विसर्ग नहीं है तो यहां भी नहीं लगेगा। उसके बाद देखते हैं जगत धन ईशः, जगत धन ईशः या ईशी लिख दो भले, तो यहां हो जाएगा जगदीशः या जगदीश। देखिए, त के हलंत लगा था, यहां स्वर था, फिर भी इसको बोलो, इधर देखो, ये जो पढ़ा रहे हैं वहां देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। त के हलंत लगा है और इधर स्वर है, फिर भी जगदीश जो है वो हमारी व्यंजन संधि में आता है। तुम छठी से ही पढ़ते हुए आ रहे हो कि जगदीश व्यंजन संधि में आता है। तो जगदीश व्यंजन संधि में क्यों आता है? क्योंकि यहां हलंत है और यहां हलंत है तो ये व्यंजन संधि में आएगा ही। ठीक, अब अगली बात पर चलते हैं। तीसरी संधि आती है हमारी, वो आती है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है कि यहां का विसर्ग नहीं देखा जाता है। हिम धन आलयः बराबर हिमालयः, ऐसा हो गया तो ये तो विसर्ग संधि है। यहाँ के विसर्ग से हमें कोई लेना देना नहीं है। यहाँ विसर्ग है तो यहाँ लगा देंगे और विसर्ग आना चाहिए यहाँ पर, मतलब जो हमारा प्लस लगा है उससे पहले विसर्ग है तो हमें कुछ भी विचार नहीं करना है और सीधा विसर्ग संधि लिख देना है। अर्थात एक विसर्ग और स्वर अथवा एक विसर्ग और व्यंजन के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं।
क्लियर हो गया होगा। मैं उदाहरण दे देता हूँ, मनः धनरथ, या भले मनः धनरथः बराबर मनोरथः, मनोरथः। तो देखिए यहां पर विसर्ग कहाँ आया, यहां आया। इस विसर्ग से हमें कोई लेना देना नहीं है। मनः धनरथः मनोरथः, मनः यानी मन में जो आ रहा है, रथः जो विचार, जो मन में जो विचार आ रहा है उसका ये द्योतक है, परंतु हमें अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। अर्थ हो या कुछ भी हो, हमारे पास जो शब्द हैं उसकी संधि करेंगे, या जो संधि वाला शब्द है उसका संधि विच्छेद करेंगे। तुम्हारे पेपर में जो आएगा वो संधि विच्छेद दी हुई होगी, उसके नीचे उसके नाम दिए होंगे, तो उसमें से एक को लिखना है। तो संधि विच्छेद दे रखी है तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं, 3 बातों का विचार करना है। कौन सा करना है कि या तो यहाँ पर हलंत है तो वो व्यंजन है, यहाँ विसर्ग है तो वो हमारी विसर्ग है, और दोनों तरफ अगर स्वर हैं, दोनों तरफ स्वर हैं तो स्वर संधि है। और यदि मान लो यहाँ हलंत नहीं है और यहाँ स्वर है परंतु यहाँ आगे व्यंजन है तो भी व्यंजन संधि ही होगी। तो इस प्रकार हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि क्या है, संधि की परिभाषा क्या है, तीनों संधियों की परिभाषा क्या है। अब हम आगे विचार करेंगे एक एक संधि के विश्लेषण पर। अगले कालखंड में हम तीनों संधियों के विस्तृत विश्लेषण पर विचार करेंगे, तीनों संधियों के भेदों को देखेंगे, और इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं।